कहते हैं भूत असली नहीं होते, कि ये सब कहानियां हैं, दादी नानी के किस्से, अंधेरी रातों में डराने के बहाने। लेकिन सच में क्या होता है जब एक बंद कमरे से आवाज आती है जहाँ कोई रह ही नहीं सकता? क्या होता है जब डर सिर्फ डर नहीं होता? ये कहानी है दो दोस्तों की, एक घर की और एक कमरे की, जो कहा जाता है खाली था। बस यही आखिरी बॉक्स था। विक्रम, ये फ्लैट तो काफी अच्छा है यार। बोला था ना मैंने, सस्ता भी है और स्टेशन के पास भी है। लेकिन रोहन, मैंने एक बात सुनी है, बगल वाला फ्लैट हमेशा बंद रहता है। थोड़ा अजीब लगता है देखने में। तू भी ना, पहले ही दिन से ड्रामा शुरू कर दिया। रोहन और विक्रम दोनों कजिन्स थे। उन्होंने एक फ्लैट रेंट पर लिया था। 2 मंजिला मकान था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक शर्मा जी रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पर 2 फ्लैट्स थे, जिनमें से एक बंद था और दूसरा इन्होंने रेंट पर लिया था। मकान सड़क के किनारे था और किराया काफ़ी कम था। विक्रम, अरे जल्दी कर, लेट हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोहन और विक्रम रोज सुबह काम पर जाते और शाम को देर से घर लौट आते। तूने तो अभी तक अपनी टाई भी नहीं पहनी है। अरे सब कर लूँगा, बस 2 मिनट। लेकिन एक रात अचानक कुछ अजीब होता है। विक्रम, ये आवाज सुन रहे हो? बगल वाले फ्लैट से आ रही है शायद। कल शर्मा जी से बात करते हैं। छोड़िए सब, चल अभी सो जाते हैं। बेटा, लेकिन वो कमरा पिछले 1 साल से बंद है। अंदर कोई जा ही नहीं सकता। चाबी सिर्फ गुप्ता जी के पास है। उन्होंने ही खरीदा था वो फ्लैट। लेकिन शर्मा जी, हम दोनों ने आवाज सुनी। अरे बेटा, मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। अरे पुरानी बिल्डिंग है, थोड़ी बहुत आवाज़ वावाज़ होती रहती है। कुछ नहीं है वहाँ। शर्मा जी ने उन्हें भगा तो दिया, लेकिन वो आवाज़ आना बंद नहीं हुआ। कुछ दिन बाद रोहन को गांव जाना था। अच्छा विक्रम, वो गांव की जमीन के बंटवारे के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं आता हूँ 6-7 दिन में। अरे तो इस चीज़ का भी टेंशन मत ले, मैं संभाल लूँगा सब। और अगली रात हाँ विक्रम, बोल। सब ठीक है? रोहन, सुन, मैंने घर के मालिक से बात की। उसने बोला रूम में कुछ नहीं है, मुझे ही झूठा बोल दिया। लेकिन मैंने जिद करके चाबी ले ही ली। तू अकेले में पगला गया है क्या? आज रात को खुद अंदर जाके देखूंगा। बहुत आवाज आती है रात को। विक्रम, मत जा अंदर प्लीज। मैं 4 दिन में आ रहा हूँ, तब तक रुक जा। नहीं रोहन, मुझे पता करना है ये सब हो क्या रहा है। मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। चल ठीक है, रखता हूँ। लेकिन उस रात कोई आवाज़ नहीं आई।
आखिरकार रोहन के लौटने का दिन आ गया था। थोड़ा जल्दी पहुंचकर विक्रम को सरप्राइज दूंगा। बचाओ मुझे। ये तो विक्रम की आवाज है। विक्रम, आ रहा हूं मैं। रोहन भाग कर जाता है और देखता है कि उसके फ्लैट के बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर घुस जाता है तो पाता है कि विक्रम बालकनी में है और सफेद साड़ी में एक औरत ने उसे घेर लिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विक्रम, विक्रम भाग जाए यहाँ से। रोहन, वो मुझे बाद में बात करेंगे, अभी चल। वो दोनों वहां से भागकर बहुत दूर चले जाते हैं। अब मुझे खुलकर बता, क्या हुआ? वो कौन थी? विक्रम अपनी आप बीती सुनाता है। तो हुआ कुछ यूं कि अरे फिर से आवाज आ रही है। बस आज पता करके ही रहूंगा। ये तो बिल्कुल खाली है। हेलो, कोई है? मुझे पता है कोई है यहाँ। बाहर आ जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुन रहे हो? मैं सीरियस हूँ। यहाँ कोई है ही नहीं शायद। मैं पागल हो रहा हूँ। नहीं, मैं हूँ। ये मेरा घर है। विक्रम घूम कर देखता है तो उसे सामने सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है जिसका रंग भी सफेद होता है। कौन है? अरे मैं तो चोर समझ रहा था। तुम तो चोरनी हो, है? जो भी हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। निकलती बनो। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा बेटा, चोर मचाए शोर। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम बताती नहीं हो कि तुम हो कौन। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या? ये तो भूतनी है। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। आज रात हम मेरे दोस्त के यहाँ चलते हैं, कल का कल देख लेंगे। इस हादसे के बाद विक्रम की हालत बिगड़ती गई और रोहन उसका ध्यान रख रहा था। हाँ हाँ,
वो वहीं खड़ी है, वो वहीं पर खड़ी है। बचाओ बचाओ। शांत हो जा भाई, कोई नहीं है यहाँ। विक्रम, सांस ले, धीरे, मैं हूं तेरे साथ। रोहन विक्रम की छाती पर हाथ रखकर कुछ सोचता है। इतनी तेज घबराहट में भी इसकी दिल की धड़कन तो बिल्कुल नॉर्मल है। रुक जा, मैं तेरे लिए दवाई और साथ में कुछ फल लाता हूँ। रोहन बाजार गया, लेकिन यहाँ उसे एक जानी पहचानी लड़की दिखी। ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे, ये तो वही भूतनी है। भैया, ये आम कितने के? आवाज भी वैसी ही है। अचानक वो लड़की रोहन को देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है। रोहन भी उसके पीछे भागने लगता है। चोर चोर पकड़ो। पास में ही एक हवालदार खड़ा था। बाजार में हो रही अफरा तफरी को देख वो हालात संभालने गया। उसने उस लड़की को पकड़ लिया। साहब, ये एक दिन हमारे फ्लैट में भूतनी बनकर आई थी। क्या भूतनी? जनाब, आप क्या बातें कर रहे हैं? साहब, ये आदमी पागल लग रहा है। मैं बस शॉपिंग कर रही थी और ये आदमी मेरे पीछे भागने लगा। नहीं, तू ही थी। आई एम डैम श्योर। ये आदमी मुझे काफी वक्त से घूर रहा था और फिर मेरे पीछे दौड़ने लगा। इसमें मेरा क्या कसूर? तू झूठ कह रही है। तूने ही मेरे भाई को बीमार करा है। ये मामला तो सुलझाना पड़ेगा। दोनों चलो थाने। कहानियाँ अक्सर वहाँ ख़त्म होती है जहाँ सच सामने आता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जहाँ सच का निकलना एक नए गहरे दलदल की शुरुआत होती है, जहाँ डर कोई भूत नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपी हुई बेहिसाब लालच का होता है। थाना, जहाँ नकाब उतरने वाले थे। तो तुम्हारा कहना है मीरा कि तुम सिर्फ बाजार में आम खरीद रही थी और ये लड़का बिना किसी वजह के तुम्हारे पीछे भागने लगा? हाँ साहब, मैं तो सीधे साधे घर का सामान लेने निकली थी। ये आदमी कल से हमारे मोहल्ले में अजीब हरकतें कर रहा है। मुझे लगता है इसका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। इसकी आवाज, इसका चेहरा, मैंने खुद इसे उस रात उस बंद फ्लैट की बालकनी में सफेद साड़ी में देखा था। इसने ही मेरे भाई विक्रम को डर के मारे बीमार कर दिया है। चुप बैठो रोहन, केस उतना सीधा नहीं है जितना तुम दिखा रहे हो। हवलदार, विक्रम को अंदर लेकर आओ। विक्रम, तू ठीक तो है ना? देख, मैंने इस भूतनी को पकड़वा दिया। अब सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मेरा ये भाई रोहन पिछले कुछ हफ्तों से पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। क्या क्या बोल रहा है तू विक्रम? साहब, जब से इसकी नानी जी की मौत हुई है, ये अजीब अजीब बातें कर रहा है। इसे लगता है हर जगह कोई भूत है, कोई आवाज़ें आ रही हैं। मैं तो इसका ख्याल रखने के लिए इसके साथ इस फ्लैट में रह रहा था, पर मुझे क्या पता था ये रास्ते चलती लड़कियों पर भी अब भूत होने का इल्ज़ाम लगा देगा। विक्रम, तू झूठ क्यों बोल रहा है? हम दोनों ने वो थक थक की आवाज सुनी थी। तूने खुद मुझे बोला था कि तू उस कमरे की चाबी लेके अंदर जाएगा। साहब, मैंने ऐसी कोई चाबी नहीं ली है। शर्मा जी से पूछ लीजिए, वो फ्लैट तो 1 साल से बंद है। रोहन बस बहाने बना रहा है ताकि सबको लगे कि ये पागल नहीं है।
खेल बड़ा था और मोहरे पहले से तैयार थे। विक्रम की छाती की धड़कन, उसका बीमार होने का नाटक और अब यह मुकर जाना, सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा था। इंस्पेक्टर राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। बहुत अच्छा भाषण दिया विक्रम। अपने दोस्त के लिए इतना दर्द। और मीरा, तुम्हारी एक्टिंग का तो क्या ही कहना, पर तुम दोनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर गए। साहब, क्या मतलब? मीरा, तुमने कहा तुम बस बाजार में शॉपिंग कर रही थी, फिर रोहन को देखकर ऐसे भागी जैसे पीछे मौत खड़ी हो। चलो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम डर गई थी, लेकिन एक बात बताओ, 1 घंटे से तुम इस ठंडे कमरे में बैठी हो और तुम्हारे हाथों से एक अजीब सी तीखी स्मेल आ रही है। हमारे थाने का फर्श साफ करने के लिए जो केमिकल आता है ना, ये बिल्कुल वैसी ही स्मेल है। साहब, वो तो घर साफ करने का फिनाइल होगा। इसमें मेरी क्या गलती है? इसे स्टैनिक क्लोराइड कहते हैं। पुराने थिएटर और फिल्मों में नकली भूत का घना सफेद धुआं उड़ाने के लिए ये केमिकल यूज होता है। और ये सिर्फ तुम्हारे हाथों पर नहीं है, तुम्हारे नाखूनों के अंदर सफेद रंग का जिंक ऑक्साइड धंसा हुआ है, जो सिर्फ थिएट्रिकल वाटरप्रूफ मेकअप में यूज होता है। ये बात फिंगरप्रिंट्स प्रोसेस करते छुपी नहीं रही। साहब, मैंने तुम्हारे थिएटर ग्रुप से बात करी मीरा। वो कह रहे हैं कि तुम्हें 6 महीने से काम नहीं मिल पाया। तो ये केमिकल कौन सी परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारे साथ था मीरा? कानूनी गवाही में यही नील पॉलिश तुम्हें मुजरिम बना देगा। साहब, वो मैं। रही बात तुम्हारी विक्रम, तुमने बड़े दुख के साथ कहा था कि दादा के मरने के बाद से इसका दिमाग खराब है, लेकिन मैंने जब तुम्हारे दादा के कानूनी लॉयर को फोन मिलाया तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज के बारे में बताया। 2 दिन पहले तुमने कानूनी पेपर्स तैयार करवाए थे रोहन को मेडिकली अनस्टेबल डिक्लेयर करने के लिए, ताकि उस 10 करोड़ की जमीन का लीगल गार्डियन तुम बन सको। शर्मा जी तो सिर्फ एक बिकाऊ मकान मालिक हैं। जब मैंने उन्हें थाने आने का नोटिस भेजा, उन्होंने तुरंत फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे हवाले कर दी और सब उगल दिया। अब बोलो विक्रम, दिमाग रोहन का खराब है या लालच तुम्हारी हद से ज्यादा बढ़ गई थी? साहब, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने मुझे हर महीने के 25,000 दिए थे रोहन को डर के साए में रखने के लिए। वो जो रात को आवाजें आती थी, वो मेरे ब्लूटूथ स्पीकर से आती थी, जो मैंने उस फ्लैट में छुपाया था। बोल विक्रम, अपने ही भाई के दिमाग के साथ इस तरह क्यों खेल रहा है तू? क्या दुश्मनी थी तेरी इससे? दुश्मनी नहीं साहब, किस्मत का बदला था ये, किस्मत का। किस बात का बदला विक्रम? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? तूने कुछ नहीं किया रोहन, तेरी किस्मत ने किया। किस्मत ने। तेरे बाप को नाना जी की सारी जायदाद मिली, शहर के बीचों बीच की वो 10 करोड़ की जमीन, और मेरी माँ, उन्हें सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई घड़ी देकर अलग कर दिया गया। एक घड़ी। क्यों? क्योंकि वो बेटी थी। मेरी माँ उस जायदाद की हकदार थी, मेरी माँ। पर कानून ने उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। तो ये सब भाईचारा क्या सिर्फ एक नाटक? नाटक नहीं करता तो तुम इस पर भरोसा कैसे करता? मेरा प्लान बहुत सिंपल था।
मीरा को भूतनी बनाकर मैं तेरे दिमाग से खेल रहा था। तुझे हेलुसिनेशंस होने लगती और तू डरने लगता। और एक दिन जब तू पूरी तरह पागल डिक्लेयर हो जाता, तब तेरा लीगल गार्डियन बनकर मैं उस सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लेता। और उस दिन बालकनी में वो आखिरी दांव था। मैंने जानबूझकर गांव से तेरे लौटने के दिन ही मीरा को वहां खड़ा किया था, ताकि तू मुझे बचाने आए और अपनी आंखों से देखकर तेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाए। परफेक्ट प्लान, हाँ, पर अंजाम बुरा है। हवलदार, इन दोनों को अंदर डालो। इनका नाटक अब जेल की कोठरी में शुरू होगा। तीनों मुजरम कानून के शिकंजे में थे, लेकिन बाहर एक शख्स था जिसका सब कुछ लूट चुका था। प्रॉपर्टी वही थी, पर भाई का वो भरोसा हमेशा के लिए दफन हो चुका था। मुझे डर था कि उस बंद कमरे में कोई भूत तो नहीं, पर मुझे क्या पता था कि असली शैतान तो मेरे साथ मेरे ही कमरे में सोता था। वो यारी सब जमीन के आगे सस्ती निकली। कहते हैं भूत असली नहीं होते, और ये सच है, क्योंकि इस शहर की अंधेरी रातों में इंसान से ज़्यादा बड़ा भेड़िया और कोई नहीं होता।